सुने ना, ठीक है। अब ध्यान देना, संघट में आप लोग डेफिनेशन क्या लिखे उसको ध्यान से पढ़ना। संघट का डेफिनेशन में ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा हुआ है, जब दो पिंड भौतिक रूप से एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है टकराते हैं, मतलब क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं ना, मतलब टकरा रहे हैं, मतलब कि उनकी जो सरफेस है वो एक दूसरे से टच हो रहा है। उसके बाद आगे का कंडीशन लिखो, अथवा एक पिंड के प्रभाव से दूसरे पिंड के पथ का बदल जाना, ठीक है। तो संघट में बिल्कुल जरूरी नहीं कि दो वस्तु में है तो दोनों के दोनों वस्तु एक दूसरे से टकराए, ठीक है। टकराएगा तब भी आप संघट बोलोगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से ना टकराए, ठीक है, तब भी क्या होता है, संघट। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, एग्जाम्पल लिखना मत, सुन लेना बस। क्या बोला गया इसमें, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग में अल्फा कण नाभिक से दूर प्रतिकर्षित होते हैं। ये केमिस्ट्री वाले सर बताया है ना, ठीक है। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया गया था उसमें अल्फा कण क्या होता है, नाभिक से दूर प्रतिकर्षित होते हैं, नाभिक के पास में कभी नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पर हम बात करने वाले बेटा एक द्विमीय प्रत्यास्थ संघट के बारे में, ठीक है। एक द्विमीय प्रत्यास्थ संघट क्या होता है, प्रत्यास्थ संघट आपको पता ही है, ठीक है। प्रत्यास्थ संघट वो संघट होता है जिसमें वस्तु टकराने के बाद उसका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों के धर्म क्या हो, नियत, ठीक है। अब यहाँ पर एक द्विमीय प्रत्यास्थ संघट क्या होता है, जब सरल रेखा में गतिमान दो पिंडों में प्रत्यास्थ संघट होता है। सरल रेखा में मतलब दोनों के दोनों पिंड क्या है बेटा, एक ही दिशा में सरल रेखा में गतिमान, एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है। प्रत्यास्थ संघट होता है तो इसे क्या कहते हैं, एक प्रत्यास्थ संघट कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्यास्थ संघट को डेफिनेशन अभी पढ़ लेना, और आप तो दोनों एक ही दिशा में एक सरल रेखा में गतिमान होता है, दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रत्यास्थ संघट होते हैं। ये इसका डेफिनेशन है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, मैं मान के चलता हूँ मेरे पास दो पिंड है, एक क्या है M1 पिंड है, दूसरा क्या है मेरे पास M2 पिंड है, ठीक है। अब ध्यान देना, पहले ठीक है, पहले देखना, एक पिंड मेरे पास M1 है, दूसरा क्या है M2 है, दोनों के दोनों अलग अलग द्रव्यमान के हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, पहला पिंड किस वेग से गतिमान है, मैं मान के चलता हूँ पहले U1 से गतिमान है और दूसरा पिंड U2 से गतिमान है, ठीक है। ये कब का कंडीशन है, संघट से पूर्व, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं मान के चलता हूँ दोनों के दोनों पिंड आगे जाके कहीं पे टकरा है, ठीक है। अब देखो टकराने का कंडीशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है, वो दिखाई नहीं दे रहा है हमको। अब ये क्या कंडीशन है, टकराने के बाद का है, ठीक है। एक द्विमीय था, एक ही सरल दिशा में गतिमान था, तो हम लोग क्या सोच समझ रहे हैं, दोनों के दोनों टकराने के बाद उसी दिशा में सेम से गतिमान है, ठीक है। ध्यान देना, तो अब क्या हो गया, पहला जो पिंड था, ठीक है, उसका द्रव्यमान अभी भी वही है। मैं पहले भी बताया हूँ, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कहीं पर भी नहीं बदलता है, पृथ्वी के किसी भी कोने में द्रव्यमान होना चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, भार में हम लोग गुरुत्व त्वरण का मल्टीप्लाई करते हैं, और द्रव्यमान में क्या होता है, वैसे का ही वैसा रहता है, ठीक है। तो यही है अंतर है बस। भार में क्या करते हैं, द्रव्यमान में गुरुत्व त्वरण का मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन गुरुत्व त्वरण का मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो क्या करेगा द्रव्यमान। गुरुत्व त्वरण क्यों मल्टीप्लाई करते हैं पता है, रीजन ये रहता है क्योंकि जहां भी आप ले जाओगे वस्तु, ठीक है, तो उस पर कोई कार्य करे ना करे गुरुत्व त्वरण हमेशा कार्य करता है। तो हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो किसका मल्टीप्लाई करते हैं, कौन से गुरुत्व त्वरण का, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मल्टीप्लाई करते हैं। और पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 कितना होता है, 9.8 लिखते हो आप लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन चंद्रमा के गुरुत्व त्वरण का मान होता है बेटा 1.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों के दोनों होता है, ये चंद्रमा का है। तो यहाँ पर जितना आपका भार होगा, ठीक है, चंद्रमा में उसमें कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाता है। याद रखना, कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो अगर किसी व्यक्ति का भार यहाँ पर कितना हो, 60 किलोग्राम हो, तो उस व्यक्ति का द्रव्यमान चंद्रमा में कितना होगा, मतलब भार कितना होगा, द्रव्यमान भार कितना होगा, तो कितना होगा 1/6। तो 60 का 1/6 कितना होगा, 10 किलोग्राम, ठीक है। पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, मजाक नहीं है। क्यों मजाक नहीं है पता है, गुरुत्वाकर्षण जो पढ़ोगे ना टॉपिक तुम लोग के चैप्टर में है, तो ये क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति का भार कहाँ पे, पृथ्वी पे अगर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा में उसका भार कितना होगा। अगर एक व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, 60 किलो का है, तो चंद्रमा में उसका भार कितना होगा। शून्य नहीं होता है बेटा, यहाँ पर क्या होता है, जो भी आपका वो है, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण है यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो चंद्रमा में, यहाँ पर अगर गुरुत्वाकर्षण G है तो वहाँ चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण कितना होता है बेटा, G/6 होता है। कितना होता है,
G/6, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर इसका भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा में कितना हो जाएगा 60/6, ठीक है। तो उसका भार कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम का, ठीक है। अब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछता है पता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो एज इट इज है। इसी क्वेश्चन में एक वर्ड बस चेंज करते हैं, भार की जगह जहां जहां भार को लगे वहां वो क्या बोलते हैं, द्रव्यमान लिख देते हैं। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पे 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा में उसका द्रव्यमान क्या होता है, नहीं है, भार का द्रव्यमान 60 किलोग्राम ही होगा। हाँ, तो उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ 60 किलो का है तो चंद्रमा में भी क्या होगा 60 किलो का, लेकिन भार चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा IMP क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। अभी गुरुत्वाकर्षण में पढ़ाऊंगा ये चीजें। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। अब ध्यान, यहाँ पे जो वर्डिंग बोलूंगा सेम वर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लो M1 और M2 द्रव्यमान की दो पिंड U1 और U2 वेग से गतिमान है। ये मैं बताया कि स्टार्टिंग कंडीशन में प्रारंभिक वेग U लेते हो ना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर U1 और ये क्या है बेटा U2, ठीक है। कुछ समय पश्चात उनमें क्या हो जाता है, संघट होता है। संघट मतलब अब क्या होगा, दोनों के दोनों पिंड क्या हो गए, टकरा गए। उसके बाद पिंड क्रमशः V1 और V2 वेग से चलने लग जाता है। प्रारंभिक वेग को आप U लिए, दोनों कंडीशन दोनों जगह लिए ना, तो टकराने के बाद इसका वेग क्या होगा, बदल जाएगा। U ही रहेगा क्या, नहीं। तो टकराने के बाद वेग बदला तो मैं मान के चलता हूँ इसका वेग, पहले वाले पिंड का वेग क्या हो गया V1 और दूसरे वाले पिंड का वेग क्या हो गया V2, ठीक है। V1 और V2 वेग से चलने लगते हैं। तो इतना थ्योरी आप लोग ऐसे भी लिख लोगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है। डायग्राम अगर आपको तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये रखना कभी मत, डायग्राम से निकाल के लिखना, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मेन डेरिवेशन के बारे में, जिसके लिए हम लोग ये पूरा प्लान तैयार किए हैं। संघट के पूर्व निकाय का कुल समय, यहाँ पर एक वर्डिंग ध्यान दो, क्या बोला गया है, समय। P इक्वल टू आप लोग क्या जानते हो बेटा, MV जानते हो ना। आप ध्यान देना, P इक्वल टू आप MV जानते हो। और यहाँ पर क्या बोला गया है, कुल समय। कुल समय का मतलब इसका भी समय और इसका भी समय। ये अगर P1 है तो ये क्या है बेटा P2 है, तो दोनों का समय हमको मिला के लिखना है। तो कुल समय कितना हो जाएगा, इसका समय देखो, इसका समय M और V दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, MV लिखा हुआ है। अगर ये प्रारंभिक है तो इसके M की जगह क्या लिखोगे, U लिखोगे। दोनों को दोनों भेज दोगे ना, यहाँ पर क्या लिखूंगा, M1 U1 प्लस M2 U2। प्रारंभिक में तो यही है ना, संघट के पूर्व है ना। आप यहाँ पे वर्डिंग लिखो, सेम वर्डिंग लिखना, सेम वर्डिंग है। संघट के यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, पश्चात निकाय का कुल संवेग। इसी वर्ड कितना हो जाएगा, यहाँ पे पूर्व की जगह सिर्फ क्या लिखोगे, हाँ। आप यहाँ पे ध्यान दो, आप क्या हो गया, दोनों के दोनों बॉडी एक दूसरे से टकरा गई, ठीक है। इधर देख लो, ठीक है। दोनों के दोनों बॉडी टकरा गई। टकराने के बाद क्या हो गया, U1 की जगह ये स्टार्टिंग वेलोसिटी थी, अब क्या हो गया V1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा V2। तो संघट के बाद आपसे मैं क्या लिखूंगा, M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। ये दोनों के दोनों कट यहाँ पे लिख लोगे ना, सेम टू सेम। संवेग संरक्षण का नाम क्या कहते हैं, जब हम रॉकेट वाला रॉकेट उड़ान बोलते हैं ना, रॉकेट उड़ता है, रॉकेट ऊपर की तरफ हवा में उड़ता है, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, रैखिक संवेग संरक्षण नियम के सिद्धांत के अंतर्गत मान के चलते हैं। लेकिन वहीं पर उसको ये भी मान के चलते हैं कि न्यूटन की गतिशील नियम के अनुसार भी उड़ता है, क्योंकि रॉकेट जितना फोर्स ऊपर लगाता है उतना ही फोर्स क्या करता है, नीचे की ओर भी लगाता है। तो रैखिक संवेग संरक्षण नियम में भी वही चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल संवेग नियत रहता है, वो बात है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, इसका टोटल संवेग देख लेते हैं। पहले कंडीशन में देखिए, पहले कंडीशन में क्या है, M1 U1 प्लस M2 U2 इसी को कितना हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। यहाँ पर संघट के पूर्व जितना कंप्लीट इसका क्या था, संवेग था, और संघट के पश्चात जो इसका कंप्लीट संवेग था, दोनों के दोनों को क्या कर दिए हम लोग, बराबर कर दिए, ठीक है। तो ये संवेग संरक्षण नियम भी यही कहता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी क्या कहते हैं, यही कहता है। प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया बोलते हो ना, मतलब जितना फोर्स स्टार्टिंग में इसका था, मतलब जितना संवेग स्टार्टिंग में था उतना ही संवेग क्या होगा बेटा बाद में भी होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये टोटल पहले का संवेग है और ये टोटल क्या है, बाद का संवेग है, ठीक है। इसको जो M1 V1 दिख रहा है ना, इसको इस तरफ लाओ, ठीक है, ताकि मैं दोनों जगह से मेरे को क्या करें, M1 कॉमन निकाल के बने, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँ, इस तरफ ट्रांसफर करूँ, तो इसका ट्रांसफर करना क्या हो जाएगा, M1 V1 माइनस M1 V1 इक्वल
ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान दो M2V2, इधर M2V2 बचा है ना, ठीक है, और इसको उठा के बेटा उस तरफ ध्यान देना, M2U2 को मैं क्या करूँ उठा के उस तरफ ले जा रहा हूँ, इस तरफ M2V2 प्लस में है ना, उधर जाके माइनस में M2U2, ये स्टेप आया समझ में, ठीक है। अब दोनों जगह से मैं M1 कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है, M1 कॉमन निकालो, क्या बच गया U1 माइनस V1, यहाँ से क्या करो दोनों जगह से M2 कॉमन निकालो, M2 कॉमन निकालोगे तो क्या बच जाएगा V2 माइनस V, ठीक है। अब चलो यहाँ से एक निकल गया आपका इक्वेशन, यहाँ पर बात करते हैं संघट के पूर्व निकाय की पूर्व गति को। जब आप देखो यहाँ पर क्या हो गया, सवेग निकल गया, ठीक है। क्यों सवेग पहले निकाले पता है, आप लोग प्रत्यास्थ संघट में क्या लिखो, थ्योरी में ही पहले लिखो, क्या लिखो, सवेग और गति ऊर्जा नियत, सवेग और गति ऊर्जा नियत रहती है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाले अभी तक, सवेग निकाले, अब क्या निकालेंगे, गति ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको दोनों को प्रूव करना है, ठीक है। क्या प्रूव करना है कि सवेग और गति ऊर्जा दोनों के दोनों नियत है, यही प्रूव करना है। तो चलो आप क्या निकालेंगे, गति ऊर्जा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, निकाय की कुल गति ऊर्जा। अब गति ऊर्जा इक्वल टू क्या जानते हो बेटा आप लोग, K इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv²। यहाँ पर सेम चीज इसी का फॉर्म में लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे भाई, संघट की कुल गति तो 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 का स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। संघट के पूरे इन दोनों निकायों में क्या बेटा वो गति ऊर्जा है, ठीक है। तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला यही होता है ना, 1/2 m² लिखते हो कि नहीं लिखते हो, ठीक है। तो v की जगह से क्या लिखे हैं, u लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, संघट के पूर्व स्टार्टिंग कंडीशन दोनों का। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेम संघट के पश्चात क्या लिखोगे, संघट के पश्चात क्या हो जाएगा, या तो तुम m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 का स्क्वायर। यहाँ पे ये वर्डिंग अगर याद ना आना तो डायरेक्ट ये वर्डिंग भी कॉपी कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, सवेग संरक्षण नियम से, ठीक है। सेम वर्डिंग लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वही चीजें हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या करो, आप क्या करना है, दोनों गति ऊर्जा क्या बोले हैं, संरक्षित बोले हैं ना, और यहाँ पे क्या बोले थे आपको, संरक्षण नियम से बोले थे। तो यहाँ भी क्या था, पूरा का पूरा सवेग संरक्षित था। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, पहले की गति ऊर्जा और बाद की गति ऊर्जा ये भी क्या रहेंगी, संरक्षित रहेंगी। संरक्षित मतलब एक दूसरे के बराबर रहेंगी। तो यहाँ पर पूरा को उतार लो, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। आप देखो इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2 है, कैंसिल हो, ठीक है। आप क्या करो, इधर देखो m1 u1 का स्क्वायर है, इधर क्या है, m1 v1 का स्क्वायर है, तो मैं m1 वाले पद को एक साइड ला रहा हूँ, ठीक है। तो इसको उठा के किधर ला लो, इधर ला लो, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, m1 u1 का स्क्वायर माइनस, इधर m1 v1 प्लस में ना, इधर आके माइनस में m1 v1 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। आप ध्यान देना इधर क्या है, m2 v2 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखो m2 v2 का स्क्वायर माइनस, अब ये वाला m2 v2 m2 u2 उठा के क्या करो, इसको बेटा इधर प्लस में है, इधर ले जाओ माइनस में m2 u2 का स्क्वायर। चलो अब यहाँ से m1 कॉमन निकाल लो, यहाँ से क्या कर लो, m2 कॉमन निकाल लो। m1 कॉमन निकला तो क्या बचा अंदर में, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इस इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे m2 कॉमन निकला तो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। चल अब भाग दो रे फटाफट, क्या क्या बचे इधर, चलो क्या लिखोगे, समीकरण 2 पहले लिखो बेटा। समीकरण 2 में क्या क्या है, m1 फिर u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन, ठीक है, इधर बराबर में क्या है, इधर m2 फिर क्या है v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन इधर। चलो डिवाइड करो तो क्या क्या है, इधर समीकरण एक देखो क्या है, m1 u1 माइनस v1, ठीक है, इधर क्या है m2 v2 माइनस u, ठीक है। चलो ये m वाला पद कट गया, यहाँ भी m2 कट गया, कटा ना, ठीक है। आप क्या बचा, इधर देखो
u1 स्क्वायर है, ये v1 स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं पूछा हूँ, ये माइनस b का नहीं पूछा हूँ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? हाँ वही लगाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? a माइनस b और a प्लस b, मतलब क्या हो जाएगा बेटा? u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1, तो माइनस वाला पोर्शन कट जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिख लूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो इसको मिटा दो। यहीं पे लिखूंगा, ये तो हो जाए। चलो यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? इसको ध्यान देना। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा u1 प्लस v1, है ना, और उसके बाद क्या होता है? u1 माइनस v1, ठीक है। और नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ मैं? u1 माइनस v1। ये समझ में आता है नहीं आता है? ठीक है, पता है सबको कि फार्मूला लिखो बगल में, लिख दूँ मैं फार्मूला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख दो क्या फार्मूला? a स्क्वायर माइनस क्या बेटा? b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। ये फार्मूला है। इस फार्मूले से ये चीजें आएगी। इधर लिख लेना बगल में ना, बराबर। इधर भी देखो, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या है? v2 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, मतलब ये भी क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी a प्लस b माइनस b लिखूंगा ना, मतलब माइनस वाला पोर्शन नीचे से कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? ऊपर में क्या बच जाएगा? प्लस वाला पोर्शन बच जाएगा, मतलब क्या बचेगा? v2 प्लस u2, बस ये बचेगा नहीं। इसको भी सेम क्या लिखूंगा? पूरा लिख के काटना। पूरा लिख के काटो, हाँ ठीक। अच्छा बच्चा बताओ तो u1 v1 बचा, q1 प्लस v1 इक्वल टू क्या बचा उधर? v2 प्लस v2 प्लस u, इतना ही बचा है। वहाँ पे आप 1 लिखे, कहाँ पे रे? v1 प्लस u2, वैसे वैसे थोड़ा बचेगा v2 और प्लस v1 v2 ऐसे बचेगा u2। चलो v2 प्लस u2 v2 माइनस u2, ठीक है। ये बच गया आपका टोटल का टोटल। उसके बाद क्या हो जाएगा? u1 माइनस u2 है ना, इधर प्लस u2 है, इधर लाओ तो u2 माइनस u2 हो गया इक्वल। यहाँ पर क्या है? v2 माइनस, इधर v1 प्लस में उधर जाके ये आ गया आपका बेटा फाइनल, ठीक है। नीचे में फिर लिखोगे, थ्योरी सेक्शन है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? संघर्ष के पूर्व पास आने का अपेक्षित वेग इज इक्वल टू संघर्ष के पश्चात दूर जाने का अपेक्षित वेग, ठीक है। संघर्ष के पूर्व पास आने का, यहाँ पर ध्यान देना। ये वाला कंडीशन क्या है? u1 और v1, u1 v2, ये दोनों के दोनों क्या है? संघर्ष के पूर्व का कंडीशन है कि नहीं? दोनों के दोनों में क्या है? संघर्ष के पूर्व का है। और v2 और v1 संघर्ष के पश्चात का है। तो दोनों का यहाँ पर थ्योरी लिखेंगे नीचे में छोटा सा।